बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली जमील के दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तुर्खाना बदोश के बारे में बताएंगे कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत, जिसे आप सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं, उसकी बुनियाद कैसे रखी गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जहां तुर्किया है, ये सारा इलाका पहले रोमियों के कब्जे में था। रोमन एम्पायर अनातोलिया और यूरोप के मशरकी इलाकों तक फैली हुई थी, जिसका मरकज कस्तंतनिया था, जिसे आज दुनिया इस्तांबुल के नाम से जानती है। इसके मशरिक में सल्जोक सल्तनत की हुकूमत थी और ये सल्जोक तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते थे। रोमी सल्तनत को बाज़ंतीनी सल्तनत या रोमन सल्तनत भी कहते थे। 11वीं सदी ईस्वी में अनातोलिया पर कंट्रोल के लिए सल्जोकियों और रोमियों में जंगें होती थी, लेकिन बुनियादी तौर पर यह इलाका रोमी सल्तनत का हिस्सा था। रोमन सल्तनत ने तुर्कों को रोकने के लिए अपनी सरहद के साथ किलों की एक तवील कतार बना रखी थी, जो सरहदी चौकियों का काम देती थी, और इन किलों में मौजूदा फौजी दस्ते हमला आवारों का मुकाबला करते थे। लेकिन ये हमले इतने बढ़ गए कि इन्हें रोकना अब सरहदी किलों के बस की बात नहीं रही। चुनाचा रोमी शहंशाह रोमानुस ने तुर्क खतरे को मुस्तकिल खत्म करने के लिए एक बड़ी फौज जमा की, जिसकी तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। जब रोमानुस सल्जोकियों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा था, इस वक्त सल्जोकी तुर्कों का सबसे बड़ा सुल्तान अल्परसलान मिस्र की फातमी खिलाफत से जंग में उलझा हुआ था। फातमी खिलाफत के कंट्रोल में बैतुल मुकद्दस, शाम के साहिली इलाके थे, और अल्परसलान ये इलाके छीनना चाहता था। लेकिन जाहिर है कि अल्परसलान एक वक्त में 2 महाजों पर नहीं लड़ सकता था। इसने रोमन शहंशाह को पैगाम भेजा कि अगर रोमानुस जंग न करे तो तुर्क इसके इलाके पर हमला बंद कर देंगे, और बदले में रोमन सरहदी फौज भी तुर्क इलाकों में छापा मारकर कार्रवाई नहीं करेगी। रोमानुस मान तो जाता, लेकिन मसला ये था कि दोनों सल्तनतों के दरमियानी सरहद गैर फाज़े थी, और सरहदी इलाके पर दोनों का बहुत ज्यादा कंट्रोल भी कुछ ज्यादा नहीं था। चुनाचा ये मुआहिदा तय नहीं हो सका, और रोमी शहंशाह ने सल्जोकी सल्तनत के बॉर्डर की तरफ पेशकदमी जारी रखी। 1071 में रोमानुस अपने बड़े लश्कर के साथ अनातोलिया में मलास्कत के मकाम पर पहुंच चुका था। यहाँ से सल्जोक सल्तनत ज्यादा दूर नहीं थी। चुनाचा अल्परसलान के पास भी एक महाज छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इसने फातमियों से जंग रोक दी और रोमी लश्कर से मुकाबले की तैयारी के लिए अपने मरकज ईरान आ गया। यहाँ इसने 30,000 का लश्कर तैयार किया, जिसमें माहिर किस्म के घुड़सवार और तीर अंदाज शामिल थे। अल्परसलान एक लंबे रास्ते से झीलबान के किनारे पहुंचा, और इसने रोमी फौज के एक बड़े हिस्से को पीछे से जला लिया। ये एक अचानक हमला था, जिससे रोमी फौज संभल न सकी। रोमियों पर दूसरी कयामत ये गुजरी कि इनकी फौज में जो तुर्क सिपाही किराए पे लड़ रहे थे, वो ऐन वक्त पर अल्परसलान की फौज से जा मिले, जिससे रोमियों में बतकड़ मच गई और वो भाग खड़े हुए। इस फरार की वजह से रोमी फौज के उस हिस्से के भी हौसले पुस्त हो गए, जिसकी क़यादत बाज़ंतीनी शहंशाह रोमानुस कर रहा था। जब इस हिस्से से अल्परसलान की बाकायदा जंग शुरू हुई, तो ये अफवाह फैल गई कि रोमन शहंशाह मारा गया है। इस अफवाह ने ईसाइयों के बड़े लश्कर की कमर तोड़ दी। फौज कुछ देर तक गैर मुनज़्ज़म होकर लड़ने के बाद पसपा होने लगी। रोमी जो बड़े लाओ लश्कर के साथ आए थे, सिर्फ 24 घंटों में जंग हार चुके थे। लेकिन अब जो होने वाला था, ये इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। जंग के खात्मे पर एक आम सल्जोकी सिपाही सुल्तान अल्परसलान के सामने आया। इसने जख्मों और धूल मिट्टी में अटा हुआ एक रोमी सिपाही अल्परसलान के सामने लाकर ढेर कर दिया। सुल्तान ने पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये रोमी शहंशाह रोमानुस है। अल्परसलान को यकीन नहीं आया कि रोमी शहंशाह इसके कदमों में पड़ा है। इसने रोमानुस की गर्दन पर पांव रखा और पूछा, बताओ, अगर मैं इस तरह तुम्हारे सामने लाया जाता तो तुम क्या करते? रोमानुस ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर देता।
या जंजीरों में बांधकर कस्तंतनिया के बाजारों में घुमाता। एल्परसलान ने जवाब दिया, और तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मेरा इंतकाम कितना भयानक होगा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। इसके बाद एल्परसलान ने रोमानुज से बहुत अच्छा सलूक किया, इसे आला लिबास दिया, खाना दिया और एक मुआहिदा किया जिसके तहत एनातोलिया के बहुत से इलाके सल्जूकियों के कंट्रोल में आ गए। रोमी शहंशाह ने 15 लाख सोने के सिक्के, सालाना खराज और अपनी बेटी की शादी सुल्तान के बेटे से करने का भी वादा किया। इसके बाद रोमी शहंशाह को आज़ाद किया गया, लेकिन हुआ वही जो एल्परसलान ने कहा था कि मैं तुम्हें इससे भी भयानक सजा दूंगा। रोमी शहंशाह रोमानुस अभी अपने मरकज यानी कस्तंतनिया पहुंचा भी नहीं था कि इसे अपने ही बागियों ने आन लिया, क्योंकि कस्तंतनिया में इसके खिलाफ बगावत हो चुकी थी और नया शहंशाह इख्तिदार संभाल चुका था। बागियों ने रोमानुस को गिरफ्तार करने के बाद इसकी आंखें निकाल दी और इसे कैद में डाल दिया, जहां पर तकलीफ के आलम में इसकी मौत हो गई। वो दिन और आज का दिन फिर कभी एनातोलिया का ये इलाका दोबारा रोमियो के कब्जे में नहीं गया। रोमियो ने इस इलाके को वापस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। हाँ, ये जगह तारीख में अमर जरूर हो गई, क्योंकि यहीं कहीं वो तुर्खाना बदोश कबीले भी थे जो जानवरों को लंबे लंबे घास के मैदानों में हाँक कर अपनी गुजर बसर करते थे। आज इस कबीले को दुनिया उस्मानी तुर्कों के नाम से जानती है। सल्जूकी तुर्कों के एनातोलिया के बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद तुर्कों के कई दूसरे कबीले की तरह काई कबीला भी इस सरसब्ज और खूबसूरत इलाके में घूमने फिरने लगे। किताबों में लिखा है कि ये बहादुर, जफाकश और जंगजू तबीयत के लोग थे। इस वक्त एनातोलिया में आबाद दीगर कबीले जो सल्जूक सल्तनत के वफादार थे, इनका बुनियादी काम यह था कि वो सल्जूक सल्तनत का रोमियो से दिफा करें। एक तरह से ये सल्जूकी सल्तनत का बफर जोन था। सल्जूकियों को सबसे ज्यादा तबाही का सामना रोमियो की तरफ से नहीं, बल्कि मंगोलों की तरफ से करना पड़ता। चंगेज खान अच्छे कपड़ों का बहुत शौकीन था और ये कपड़े इस्लामी दुनिया में बनते थे। इसने मुसलमानों के सुल्तान ख्वारज़म शाह के पास, जो ईरान और सेंट्रल एशिया का हुक्मरान था, कुछ ताजरों को बेचा। मकसद ये था कि ये लोग इन इलाकों में बनने वाले बेहतरीन कपड़ा चंगेज खान के लिए जमा करके लाए। लेकिन ख्वारज़म शाह ने चंगेज खान के भेजे ताजरों को जासूस समझकर कत्ल करवा दिया। चंगेज खान गुस्से में आग बबूला हो गया। इसने मामले की तहकीक के लिए एक कासिब को ख्वारज़म शाह के पास भेजा, तो ख्वारज़म शाह ने इसे भी कत्ल करवा दिया। और इसके बाद चंगेज खान आंधी और तूफान बनकर मुसलमानों पर टूट पड़ा। इसने चीन की सरहद से बगदाद तक मुस्लिम रियासत की ईंट से ईंट बचा दी, यहाँ तक कि वो अनातोलिया तक पहुँच गया। चंगेज खान की जानशीनों ने सल्जूकियों की सल्तनत भी तहस नहस कर दी और बाकी बची एक छोटी सी सिलज की सल्तनत, जिसे सल्जूक़ रोम कहते थे। ये छोटी छोटी रियासतों का एक ग्रुप था जिस पर एल्परसलान के रिश्तेदारों की औलादें हुकूमत कर रही थी। इसी सल्जूक़ रोम और रोमी सल्तनत के दरमियान काई कबीला सलमान शाह और अरतुगरुल की वफात के बाद अपने लीडर उस्मान की क़यादत में आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा था, और ये कबीला अपने सरदार उस्मान की क़यादत में इतना ताकतवर हो चुका था कि मंगोलों की छोटी मोटी टोलियां इससे मुकाबले के बजाय कनी कतरा कर निकल जाती थी। उस्मान रोमियो की बाज़ंतीनी सल्तनत पर हमला करना चाहता था ताकि अपनी रियासत को वुसअत और तहफ़्फ़ुज़ दे सके, लेकिन उसके रास्ते में दरियाए संगारिया एक कुदरती रुकावट था। इस दरिया के पार रोमी सल्तनत बाज़ंतीनी थी, जिन्होंने दरिया के साथ साथ मजबूत चौकियां बना रखी थी। चौकियों पर मौजूद तीर अंदाज उस्मान की बढ़ती फौजों को आगे नहीं आने देते थे। लेकिन फिर सन 1300 या 1302 में एक कुदरती आफत आई। दरियाए संगारिया ने रुख बदल दिया और बाज़ंतीनी के मजबूत चौकियां दरिया की काट में आकर गिरने लगी। उस्मान को इसी मौके का इंतजार था। इसने दरिया पार किया और रोमी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। बाज़ंतीनियों ने जब उस्मान के हमले की खबर सुनी तो इसके मुकाबले के लिए एक फौज भेजी, और यहाँ उस्मान ने
وہ جنگی مہارت دکھائی جو اس نے منگولوں سے سیکھی تھی، جو بعد میں عثمانیوں کا ٹریڈ مارک بن گئی تھی۔ عثمان نے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا فوجی دستہ دشمن کے مقابلے پر بھیجا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس دستے نے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں عثمان اور اس کا اصل لشکر گاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ عثمان نے دشمن کو قریب آتے دیکھ کر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ رومی فوج کو بری طرح سے اس جنگ میں شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد عثمان نے رومیوں کے کئی قلعے اور شہر فتح کر لیے، جن میں یعنی شہر سب سے اہم تھا۔ اس شہر کو عثمان نے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ شاندار فتوحات نے عثمان کو اس علاقے میں رہنے والے سارے ترکوں کا ہیرو بنا دیا۔ اب انطولیہ کے ترک ایک ایک کر کے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے تھے۔ عثمان کا لشکر بڑا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی رومیوں کی بازنطینی سلطنت سے بہت چھوٹا تھا۔ لیکن وہ چھوٹے لشکر کے ساتھ بھی بازنطینی سلطنت پر حملہ جاری رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دشمن کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ وہ شیخ ایداب علی کو اپنا مرشد مانتے تھے اور انہی شیخ کی ایک بیٹی سے عثمان شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن شیخ ایداب علی اس پر راضی نہیں تھے۔ ایک روایات کے مطابق ایک دن عثمان نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک چاند شیخ ایداب علی کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں آ جاتا ہے۔ پھر عثمان کے جسم سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر اس درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا نکلتے ہیں اور 4 بڑے پہاڑ درخت کی پھیلتی شاخوں کو سہارا دیتے ہیں۔ پھر اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور اس درخت کے پتے اڑتے ہوئے ایک عظیم شہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ خواب کے مطابق یہ شہر ایسی جگہ تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے ہیں۔ یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح تھا اور عثمان یہ انگوٹھی پہننا چاہتا تھا، لیکن اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب شیخ ایداب علی کو سنایا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، خدا نے تمہیں ایک بہت بڑی سلطنت کی بشارت دی ہے اور تم میرے بیٹی سے شادی کرو گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر ہوئی، جس کا آغاز یوں ہوا کہ عثمان کی شیخ ایداب علی کی بیٹی رابعہ سے شادی ہو گئی۔ بزرگ کی بتائی گئی تعبیر اور کمزور ہوتی ہوئی رومی سلطنت کے باعث عثمان کے حوصلے بہت بڑھنے لگے۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے اہم ترین قلعے قسطنطنیہ، جسے آج استنبول کہتے ہیں، کے قریب ہی ایک اہم ترین شہر بورسا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگ 10 سال جاری رہی، لیکن آخرکار فتح عثمانی ترکوں کے حصے میں آئی۔ 1324 میں بورسا کے گورنر نے عثمانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جب شہر فتح ہوا تو عثمان موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے فتح کی خوشخبری بیمار اور بوڑھے عثمان تک پہنچائی تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے بیٹے کی تعریفیں کی اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ساتھ وصیت بھی کی کہ موت کے بعد اسے بورسا شہر میں ہی دفن کیا جائے اور بورسا کو عثمانی ترکوں کا نیا دارالحکومت بنا دیا جائے۔ چند دن بعد عثمان کی وفات ہوئی تو اسے بورسا ہی میں دفن کیا گیا، جہاں اس کا مزار آج بھی موجود ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیوز آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔